किताब निकालो, फोन बंद करो और हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं। आधे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा? शायद नहीं, हो जाएगा। आप लोग रिवाइज करो पहले जल्दी से। ये मशीना तो चल नहीं होगा क्या है? कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये बताओ आप लोगों को, ये तो पता है नेफ्रॉन जो होता है यहाँ का फंक्शनल यूनिट होता है स्मॉलेस्ट, यानी कि नेफ्रॉन किडनी में, किसी किडनी में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन, ये पता है आप लोगों को। इसके बाद नेफ्रॉन के पार्ट आप लोगों को पता है कि ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, डीसीटी होता है, और क्या कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये सब पता है हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो नेफ्रॉन होते हैं उनके अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैंने कहा था जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सीक्रेशन। क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि अफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आता है, सही है, वहां पे कैपिलरी का गुच्छा होता है और वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर। क्या होता है? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है चीजें, वो किसकी तरह होता है? एज लाइक, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एज लाइक लिंक नहीं बेटा, एज लाइक प्लाज्मा। लेकिन वहां पे एक्सेप्ट क्या था बताओ? प्रोटीन। क्या था? हाँ, ऐसे आप लोग स्टेटमेंट ध्यान रखो बेटा पूरे। ये तो यही तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन करना है, सही है। दूसरा ध्यान रखो, मैंने कहा था नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आता है वो कितना आता है? 125 ml पर मिनट, 180 लीटर। तो इतना यूरिन में कन्वर्ट नहीं होगा पहले उसका। कैसा चल रहा है पीछे? ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा था 99% यार थोड़ा हल्के हो जाएगा ये। डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, होता है। यहाँ पे देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि 99% क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? और यूरिन कन्वर्ट होता है कितना? 1%। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता है। इसके बाद सेकंड आप लोगों को पता है कि बेटा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसका मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीजें नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ गई हैं उनका वापस जाना, समझ रहे हो? वो कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। हमने देखा था कि अलग अलग पार्ट नेफ्रॉन का अलग अलग फंक्शन कर रहा था। जैसे मैंने कहा था रीनल ट्यूब्यूल्स के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पीसीटी वाले पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, इसके बाद डिसेंडिंग और असेंडिंग हेनले लूप में किसका होता है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए डीसीटी वाले पार्ट में किसका होता है, और इसके बाद आपको ये भी पता हो कलेक्टिंग डक्ट में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पीसीटी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें 70 से 80% होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था बेटा वहां पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था नीचे आते हैं उसका मतलब डिसेंडिंग हेनले लूप ना, सही बोल रहा हूं? सही है। इसके बाद डिसेंडिंग हेनले लूप में वो होता है वाटर परमेबल। कैसा होता है? इसका मतलब ऐसे ध्यान रखना है कि आपको पता है जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया था उसकी ऑस्मोलरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल, और जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे उसकी कितनी जाती है? 1200 मिली ऑस्मोल। इसका मतलब जो ऑस्मोलरिटी बढ़ती है नेफ्रिक फिल्ट्रेट की, इसका मतलब यूरिन कैसी हो रही है? कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट हो रही है तो इसका मतलब वाटर ही बाहर निकल रहा होगा। तो वाटर जब बाहर निकलेगा तो उसी को बोलते हैं वाटर परमेबल होता है। कौन सा वाला? डिसेंडिंग वाला, ठीक है। जब असेंडिंग हेनले लूप में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? वाटर इम्परमेबल और सॉल्ट क्या होते हैं? परमेबल। इसका मतलब फिर से ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती है? कम, और वो हो जाती है 200 मिली ऑस्मोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यूरिन कैसे हो गई? फिर से डायलेट हो गई। कैसे हो गई? डायलेट हो गई।
और इसके बाद डीसीटी वाले पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कंडीशनल। क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वहां पे हार्मोन एक्ट करते हैं। और बेटा इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे भी जो मेडुलरी फ्लूइड होता है वहां पे उसमें यूरिया का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे वहां पे कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो बना रहे। समझ गए आप लोग? इसके बाद जो फाइनली मैंने बताया था आपको, यूरिन जो होती है वो होती है 4 नेफ्रिक फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट, मतलब 4 टाइम। और ऑस्मोलिटी जो फाइनली थी वो कितनी थी? 1200 मिली ऑस्मोल। ये क्लियर है आपको? वहां पे मैंने कहा था काउंटर करंट का मतलब होता है कि जहां पे एक फ्लूइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दो फ्लूइड, तो एक तो तुम्हारा डिसेंडिंग और असेंडिंग हैंडल लूप काउंटर करंट बना रहे हैं, एक तुम्हारा बासा रेक्टा भी तो बना रहे हैं। बासा रेक्टा में भी क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड सर्कुलेट करता है, ठीक है? तो वो भी क्या बना रहा है? काउंटर करंट। ये मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है इतना यहाँ तक? सब लोगों को किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अगले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी, यानी कि हमारी जो किडनी होती है बेटा वो ऑटो रेगुलेट होती है। कैसे होती है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ऑटो रेगुलेट का कि आप लोग वाटर पीते हो, पानी पीते हो, आप लोग सबको पता है। अब आप लोगों को ये पता है बेटा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो, मैंने कहा था कि हम लोग पानी पीते हैं, हमारी किडनी कहाँ पे? यहाँ पे लगा लगा। जैसे कोई बच्चा बताएगा लोकेशन क्या होती है किडनी की एग्जैक्ट बिल्कुल? L3 और T5। T3 और L, हाँ ऐसे लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर का तीसरा वर्टिब्रा तक क्या होती है? हमारी किडनी होती है। मतलब मैंने कहा था हमारी वर्टिब्रा कौन सी होती है? इससे पहले होती है सर्वाइकल, जो कितनी होती है? 7। इसके बाद होती है थोरैसिक, वो कितनी होती है? 12। इसके बाद लंबर कितनी होती है? 5। और सैक्रल और कोकाइडियल। पता है आप लोगों को? ठीक है। ये पता नहीं है तो टेंशन ना लो, हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें मैं आपको बोन्स के बारे में टोटल बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारी किडनी का ऑटो रेगुलेशन। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हो कि जो ऑर्गन एस्पिरेशन वर्क करता है वही क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा वही करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई किडनी के पास ही तो है। अब हार्ट थोड़ा ये काम करेगा कि हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी रहनी है, ये काम कौन करेगा? किडनी। किडनी क्यों करेगा? क्योंकि किडनी तो यूरिन बना रहा है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, अगर किडनी हमारी ऑटो रेगुलेट ना होती, सही है, तो इसका इफेक्ट तुरंत पड़ता कि हम लोग पानी कम पी रहे हैं या फिर ज्यादा पी रहे हैं। इसका मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, अगर आपको लग रहा है कि सर पानी कम पिएंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगी, पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक बात नहीं है। हमारी किडनी अगर ऑटो रेगुलेट ना होती और वहां पे हार्मोन्स एक्ट ना करते तो ये कभी क्या हो पाता? नहीं। क्यों? देखो बेटा, एक बार बताओ, मैंने आपको वो बताया था कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है, क्या आता है? इसे बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है क्या? ये एक्टिव प्रोसेस तो नहीं है ना? कैसी प्रोसेस है? पैसिव। आप लोगों ने पानी को यहाँ थोड़ा ना पिया है, आप लोगों ने तो पानी को यहाँ से पिया है ना, माउथ से। तो यहाँ पे तो जितना फिल्ट्रेट आना था, यानी कि 20% ब्लड आना था, वो तो इतना ही आता। चाहे आप पानी ज्यादा पियो या फिर कम पियो, वो तो 20% ही आएगा। और ध्यान रखो, अगर यहाँ पे 125 ml पर मिनट नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये तो अपने आप फिल्टर हो रहा है ना, अगर ये 125 ml पर मिनट हो रहा है तो आप लोग पानी ज्यादा पियो या कम पियो, इससे क्या फर्क है? इससे तो कोई फर्क नहीं है। ये तो बेटा इतना ही बनाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बिल्कुल, यानी कि जी इसे बोलते हैं जीएफआर। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप लोग बताओ, अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं। और अगर आप लोग पानी कम पियोगे तो क्या कम हो जाएगा? नहीं। ये बिल्कुल इतना ही रहेगा, 125 ml पर मिनट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हार्मोनल इफेक्ट ना होता तो आप अगर कम पानी पीते तो बताओ आपका ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं हो जाता? क्या हो जाता? और आप लोग ज्यादा पीते तो आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता। होता नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 125 ml पर मिनट ये बन रहा है लगातार, वो डिपेंड करता है। अब आप लोग अगले जाके जब डीसीटी वाले पार्ट में पहुंचता है, ये 125 ml पर मिनट बन रहा है, इसका 99% रिएब्जॉर्प्शन होना है ना?
अब डिपेंड करेगा कि रीएब्जॉर्प्शन क्लियर करेगा कि आपने पानी कम पिया या फिर ज्यादा पिया है। आप लोग खुद सोचो होता क्या है बेटा, जैसे सपोज मानो ये वाला पार्ट डीसीटी वाला पार्ट है, कौन सा है, ये डीसीटी वाला पार्ट मान लो, ठीक है। अब ऐसा इतना बेकार क्यों सुनो, इधर देखो, यहाँ से हैंडल लूप जाएगा और यहाँ से ये अगले इलाके क्या बनाएगा, डीसीटी, ये डीसीटी है। अब आप लोग एक बार बताओ, आप लोगों ने मान लिया पानी कम पिया, क्या पिया, अब किडनी को तो ब्लड का वॉल्यूम सेम रखना है ना, जितना है 5 से 6 लीटर, आपने पानी कम पिया। अब यहाँ पे कोई अगर हार्मोन सीक्रेशन हुआ, क्या हुआ, हार्मोन सीक्रेशन हुआ, और उसने यहाँ से इससे डीसीटी वाले पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, क्योंकि आपने पानी कम पिया है ना, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसका मतलब यूरिन कैसी जाएगी, कंसंट्रेट, और यूरिन कैसी बनेगी, कम। समझे बात को। अब आपने पानी ज्यादा पिया तो बताओ यहाँ पे कोई हार्मोन ऐड करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब यूरिन क्या बनेगी, ज्यादा। ये मैकेनिज्म होती है पूरी, यही तो होती है ऑटो रेगुलेशन, समझ गए आप लोग। तो ये डीसीटी वाले पार्ट में इसीलिए वहां लिखा था कंडीशनर, क्या रखा था। अब आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि ड्रिंकिंग करता है जो आदमी, उसकी किडनी बेकार हो जाती है, सुना है आप लोगों ने, ये बहुत सुना होगा। इसका मतलब सिंपल सा पता है क्या होता है, किस केस में बेकार होती है, ये इस केस में बेकार होती है। आपने ये भी पता होगा, जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि वहां पे प्यास बहुत लगती है, आदमी टल्ली हो गया 70 वाला पिया है, उसके बाद क्या हो गया, सो गया, ठीक है, और सोने के बाद क्या उसने पानी पिया ही नहीं। अब बेटा आप लोग बताओ, तभी तो कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम नहीं पीना चाहिए, ज्यादा कितना ही पियो लेकिन कम मत पियो, क्योंकि अगर आप कम पियोगे तो यहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटी होगी, और अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो नहीं होगी। अब आप लोग बार बार किडनी को डिस्टर्ब करोगे कम पानी पी पी के, और बार बार यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाओगे तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, और इसी चक्कर से क्या हो जाती है, किडनी बेकार। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किडनी बेकार हो जाती है, लेकिन उन्हें कभी ड्रिंकिंग की नहीं होती है, तब भी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो पानी वानी कम पीते होंगे बहुत ज्यादा। इसीलिए हमेशा हम आप लोगों को पानी की जो एक पानी है वो हमें ज्यादा पीने चाहिए, जिससे हमारी किडनी को वो काम ही ना करना पड़े, यानी कि हार्मोन सीक्रेशन करवाना ही ना पड़े। और जब बार बार रीअब्जॉर्प्शन बढ़वाएगी किडनी, तो किडनी में क्या पड़ेगा, इफेक्ट। समझ गए आप लोग। तो ये होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको तीनों के नाम बता चुका हूँ। एक का नाम क्या है बेटा, रेनिन, क्या है, दूसरा का है एल्डोस्टेरोन, और तीसरा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब दूसरे नाम से बोलते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सही है। और एल्डोस्टेरोन का, अच्छा आपको ये पता है कि इन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है एल्डोस्टेरोन का। किसका होता है, और इसके बाद आप लोग लिख लो ये बात, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो बेटा, इसमें वो हैंडल पता नहीं है, नहीं देख रहा हूँ, इसका फाइल में कहाँ से खुलेगा, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, मैंने इसमें एक हैंडबुक डाली थी, वो खोली नहीं, बहुत पता नहीं किसी ने डिलीट कर दी जाने का। ये है, आप लोगों को मैं चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग जो किताब से है उसको मत पढ़ना, ठीक है। आप लोगों को यहीं से याद हो जाएगा सिंपल भाषा में, और क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत कर दोगे। मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद क्या करूँ यहाँ से, तो इसके बाद हम लोग आराम से उसको पढ़ लेंगे, सही। मैं समझा दे रहा हूँ आपको पहले। ये क्या हुआ, क्या करूँ, सही। कहाँ से, अच्छा यहाँ से, हाँ सही। यहाँ पे आपको आ जाओ, इसमें एक बार हम ऐसे हिसाब समझ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। आप लोग हेडिंग डालो बेटा एक, और हेडिंग क्या पड़ेगी, ए रेगुलेशन ऑफ किडनी, हेडिंग डालो रेगुलेशन ऑफ किडनी। अगर आप बुक में लिखना हो तो बुक में लिख लो, ठीक है। पहले आप लोग समझ लो, फिर इसके हिसाब से आपको देख लेना क्या करना है। देखो एक बात सुनो,
बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, 3 हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? 3 हार्मोन एक्ट करते हैं। रेनिन वाली जो मैकेनिन होती है उसको बोलते हैं रास। क्या बोलते हैं? रास। ये क्या है समझो। एक तो देखो हाइपोथैलेमस, जब एक इधर समझ लो पहले बेटा, फिर लिखते रहना नाम, ठीक है? मैं टाइम दे दूंगा पूरा। अभी आप लोग समझो खाली यहाँ पे कैसे हार्मोन एक्ट करते हैं वो समझते हैं, ठीक है? तीनों हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। देखो क्या होता है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम लो होता है, पहली कंडीशन क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम लो का मतलब कम होगा ब्लड। जैसे सपोज किसी को इंजरी हो गई, चोट लग गई, ठीक है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि आयनिक कंसंट्रेशन, ये भी क्या हो जाएगी? लो। तो होता क्या है, एक्टिवेट होते हैं हमारे ऑस्मो रिसेप्टर। क्या होते हैं? आप लोगों को पता है ऑस्मो रिसेप्टर हमारी बॉडी में हर किसी का फीडबैक देती है जाके कि उसका कितना कंसंट्रेशन है कितना नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑफ हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच, या उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? मैंने कहा था एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा नाम होता है इसका। फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या होता है? आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों बोलते हैं ये पता है आप लोगों को? क्यों बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड को पोस्टीरियर वाले को क्यों बोलते हैं? अच्छा ये तो आपको पता है कि मास्टर ग्लैंड हमारी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? अब सुनो मेरी बात, हमारा हाइपोथैलेमस है वो दो टाइप के वर्क करता है। उसका प्राइमरी फंक्शन तो हमारा नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है, यानी कि ब्रेन का पार्ट है, और सेकेंडरी फंक्शन उसका है हार्मोन्स का फॉर्मेशन, ठीक है? वो मैं से बोल सकता हूँ मास्टर ग्लैंड को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरा जो माइंड सेट होता है वो ब्रेन से होता है। आपकी बॉडी में कितनी एक्साइट वो मतलब खुशी है, कितना डर है, कितना कैसा क्या है, वो सब डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कैसा ट्रीट हो रहा है। क्योंकि हाइपोथैलेमस यहाँ कनेक्शन रख रहा है ना मेन, तो मेन क्या है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद अब हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन और एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रोकना, और रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का सीक्रेशन करवाना। ये बात समझ गए आप लोग? अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर से 6 हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसमें हमारा जीएच है, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच है, टीएसएच है, एलएच है, एफएसएच है, ठीक है? बहुत सारे हार्मोन हैं। इसके बाद प्रोलैक्टिन है, पीआरएल, 6 हार्मोन होते हैं इसके। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेशन होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ये वैसोप्रेसिन। समझ गए आप लोग इतनी बात? तो वहां पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, वो आते हैं बाह्य न्यूरॉन। किससे आते हैं? और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। समझ गए आप लोग? दूसरा अगला वाला जो पोर्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां पे जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं वो आते हैं बाय पोर्टल सिस्टम। आपको एक पता है आपके ब्रेन में भी एक पोर्टल सिस्टम होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन। मैंने बताया था ना, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से ब्लड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ध्यान है आपको? उसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। सही है? ना पता हो तो अगले हम लोग ये भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहे हैं बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या है? वहां से क्या होता है, एक कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? वैसोप्रेसिन। कौन सा होता है? और ये वर्क क्या करेगा? मैंने कहा था ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है? तो पहले तो ये करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। किस वाले को? इफरेंट को। किसको करेगा? ये ध्यान है आपको? ग्लोमेरुलस का इफरेंट वाला आर्टरी जो होता है उसको क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब उसका डायमीटर कम कर देगा। और जब एक तरफ डायमीटर कम हो जाएगा, दूसरी तरफ ज्यादा होता है, तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए आप लोग? दूसरा ये कह रहा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, और ये क्या करेगा? डीसीटी वाले पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जब आप लोग बताओ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया? ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो वहां पे हमें ये चाहिए कि डीसीटी वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन वाटर का बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो उसका मतलब वाटर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और इसके बाद कह रहा है प्रिवेंट डायूरेसिस। ये तो समझ रहा है रिजल्ट क्या है इसका? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने एक तरफ क्या कर दिया है? डायमीटर कम कर दिया है, इसीलिए। और तीसरा कह रहा है जीएफआर तो इंक्रीज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगले कह रहे हैं हाँ इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अब इसके बाद स्विच ऑफ हो जाएगा ऑस्मोटिक रिसेप्टर और ये सप्रेस मतलब बंद हो जाएगा वैसोप्रेशन सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम, यहाँ से ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे हिसाब से इसी यही सब हार्मोन से एक्टिविटी से। सुनो पहले, सबसे पहले आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो आपके ऑस्मोटिक रिसेप्टर क्या हुआ? एक्टिवेट। उन्होंने न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाया? हार्मोन का सीक्रेशन, इसका नाम क्या है? एडीएच। अच्छा आपको नाम से नहीं पता लग रहा है एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझ गए? और दूसरा ये इसका नाम क्या है? वैसोप्रेसन। दोनों एक ही, ध्यान रखना। वैसोप्रेसन जब रिलीज होगा तो वो 2 काम करेगा, एक तो डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा जिससे ब्लड वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए, और दूसरा एक तरफ का डायमीटर क्या करवा देगा? कम। और जब कम करवा देगा तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इसका मतलब जीएफआर रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ बेटा ये? ठीक है, अगले देखो, अब ये वाली कहानी पा जाओ। अब ये कह रहा है, देखो ये वाली कंडीशन समझ लिया आपने, दूसरा समझो। यहाँ पे इसका मतलब है जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है लो जीएफआर, जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा? कम। देखो ये कब होता है? कई कंडीशन होती है, एक तो हमारा हार्ट सही से हाँ लो, इसका मतलब ये है जीएफआर का मतलब सिंपल सा जो मैं बार बार बोलता हूँ 125 ml पर मिनट, जब वो उससे कम बनने लगेगा तो वही क्या है? लो जीएफआर। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है लो जीएफआर हो जाएगा, ये कह रहा है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो लो हो जाएगा या ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। तो क्या होगा देखो, कह रहा है एक्टिवेट हमारी होती है जेजी सेल। कौन सेल होती है? ध्यान रखना जेजी सेल का। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 टाइप की सेल बताई, आपको ध्यान रखनी है। एक बताई थी पोडोसाइट सेल, ध्यान है आप लोगों को, वुमेन्स कैप्सूल की लाइनिंग पे होती है, और दूसरा मैंने कौन सा बताई? जेजी सेल। इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। कह रहा है जेजी सेल क्या करता है? रिलीज रेनिन। यहाँ पे रेनिन क्या है? हार्मोन, और एक रेनिन होता है एंजाइम। वहां पे डबल एन होता है, यहाँ पे क्या है? सिंगल एन। ध्यान रखना ये बात, ठीक है? अगले कह रहे हैं रिलीज रेनिन, और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन होती है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। क्या किसमें करता है? फर्स्ट में। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब देखो ये इसका वर्क क्या है, वर्क समझे? देखो यहाँ पे कह रहा है पहले जो करता है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, भाई ये तो करना ही पड़ेगा तभी तो जीएफआर डिक्रीज होगा, वरना ये होगा नहीं। दूसरा कह रहा है एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? अब एल्डोस्टेरोन है इसका सीक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से होता है? और एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। आपको मैं बता दूं, वैसे तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, मेडुला वाला जो पार्ट होता है वहां से होता है डोपामिन का सीक्रेशन, जो आपने सुना होगा 4F हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। जब आपकी सी लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है? एकदम से आपको गुस्सा आता है ना, डायरेक्ट आपके पेपर हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और आपके बाल खड़े जाते हैं, आपको लगता है मार दूंगा, जानते हैं। तो उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, वो आपको कोई गुस्सा दिलवा रहा है। वो कौन है? हमारा इमरजेंसी हार्मोन। जब तक उसका सीक्रेशन नहीं होगा तब तक आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं आएगा, चाहे आपको कोई कितना भी मारता रहे, कुछ भी बोलता रहे, पता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में जल्दी होने लगता है, कुछ लोगों में लेट होता है, ये भी तो बात होती है। लड़कियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, सही बोल रहा हूँ? चलो अगर अपनी अपनी वो हैबिट होती है। इधर देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये क्या करता है? पहला काम करता है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, ये तो करना ही पड़ेगा वरना जीएफआर कैसे इंक्रीज होगा, सही है। दूसरा कह रहा है एक्टिवेट ये करता है, हाँ मैं ये बता रहा था रुको, एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है, वो हार्मोन बनाता है कौन से? लिपिड हार्मोन जिन्हें बोलते हैं डोपामिन, जिसमें हमारा आता है एड्रेनालिन, और कौन सा आता है? एपिनेफ्रिन आता है, नॉर एड्रेनालिन आता है, ये सब आते हैं। दूसरा पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो हार्मोन एक सीक्रेशन करता है, इसे बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और उसका नाम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा पार्ट? एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला रीजन, समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले क्लियर हुआ क्या? ये पूरा काम वाला है, देखो होता क्या है, देखो जब जीएफआर लो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? लो, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग बताओ, जो 125 ml पर मिनट बन रहा है वो नहीं बनेगा, जीएफआर कम हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी तो कम होगा, क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो लग रहा था वो भी कम होगा। अच्छा इसकी कंडीशन देखो, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा। अब इसका कंडीशन यही है, क्या होता है देखो, सबसे पहले जेजी सेल होती है,
JGA यानी ग्रो, मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था, और मैंने कहा था DCG वाला पार्ट वहां से होके जाता है, ये बताया था। वहां पे JG सेल होती है जो रिलीज करती है रेनिन हार्मोन। कौन सा करती है? और इसके बाद हमारी जो ये प्रोटीन होती है एक, जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। और क्या नाम होता है? ये रेनिन खुद एक्ट नहीं करता है, ये रेनिन खाली इतना करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। और इसके बाद एक एंजाइम और होता है, इसका नाम होता है ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? सेकंड में। अब जो वर्क करता है वो ये करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, और यही तो एक्टिवेट फॉर्म है इसकी। क्लियर? अब ये क्या करेगा? देखो पहले काम करेगा कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर, जिससे GFR इंक्रीज हो जाए। दूसरा ये क्या करता है? दूसरा बेटा ये करता है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पे एक्ट करके, और ये उससे एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़वा देता है। किसका बढ़वा देता है? एल्डोस्टेरोन का। और जब एल्डोस्टेरोन होगा तो वहां पे जो कह रहा है दैट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, यानी कि वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होगा क्योंकि उसने कांस्टेंट किया था, और दूसरा GFR क्या हो जाएगा? इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्लियर? आप लोगों को ये ध्यान रखना है खाली जो एंजियोटेंसिन है वो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कौन करता है? रेनिन। किसमें? फर्स्ट में। और इसके बाद फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कौन करता है? ACE। बस इतना ध्यान रखो, सही है। और इसके बाद जो एक्ट करता है वहां पे वो कौन करता है? बस एल्डोस्टेरोन भी एक्ट करता है। तो ये क्लियर हुआ? बताओ अगले वो वाला देखो, एक और है। हार्ट से भी हमारा एक बड़ा हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसका नाम होता है ANF। इसका फुल फॉर्म भी सकता है, ध्यान रखना, नाइट्रोरेटिक फैक्टर। ये कह रहा है इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब क्या होगा? अभी तक तो लो हो रहा था, अब क्या होगा? इंक्रीज। सही है, जब इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट, रिलीज ऑफ ENF। क्या होता है? ENF रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है जब ENF रिलीज होगा तो ये काम कैसे करेगा? वैसोडाइलेशन। अब आप लोग बताओ, अगर इफरेंट आर्टरियोल है, हम उसका डायमीटर कम कर रहे थे तो GFR इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अगर उसको हम डायलेट कर देंगे तो क्या होगा? GFR कम हो जाएगा। ये समझ नहीं आपको? देखो इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अगर ये एक वेसल्स है और एक वेसल्स क्या है? ये है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ऐसे ब्लड जा रहा है, ये तो था सब सिस्टम वहां पे। अरे एक जगह दो, ऐसे था। आप लोग बताओ, अगर इस ये फ्रंट है ना, क्या है? अगर इसका डायमीटर कम करोगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो GFR क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर इसको डायरेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट का मतलब होता है इसको अब बड़ा कर दोगे, और इसको बड़ा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, ये कैसा होता है? वैसोडाइलेशन। और ध्यान रखना बेटा, ये वाले कौन से हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और GFR क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बस ये तीन हार्मोन का काम ध्यान रखना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो दूसरा सुनो, एल्डोस्टेरोन, और तुम्हारा दूसरा कौन सा है बेटा? इधर वाला कौन सा है? ADH। सही है, ADH और एल्डोस्टेरोन ये दोनों हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसका मतलब GFR क्या करवाएंगे? इंक्रीज। और ये वाटर और सोडियम आयंस क्या करवाते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है ना। और ये वाला ENF कौन सा है? ये वैसोडाइलेटर। इसका मतलब ये है, ये वेसल्स क्या करवाएगा? डायलेट, जिससे अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो क्या हो जाएगा? कम। समझ गए? तो BP अगर हाई होगा तब भी प्रॉब्लम है, BP लो होगा तब भी प्रॉब्लम है। समझ गए आप लोग? प्रॉब्लम हर तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो आप बेटा ऐसे करके आप टेबल टाइप बना दो बिल्कुल, ठीक है, जिससे आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी नहीं पड़ेगी बिल्कुल। सही है। तो आप लोग ऐसा करो, पहले ये हाइट डाल लिया, रेगुलेशन ऑफ किडनी डाल लिया। अब इसके बाद लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से हाइट डालो, रेगुलेशन ऑफ किडनी। और ये हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे, कहते हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। अरे इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए तो बेटा ऑनलाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो?
आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो अच्छे से, सही है? मेहनत कर रहे हो आप लोग? बेटा पढ़ाई करो कौन से 8-10 घंटे लगातार, किताबों को चाट जाओ बिल्कुल। ये लिखिए ऊपर का, अब थोड़ा ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोग ये बनाओ आराम से। रुको, खाली रेगुलेशन ऑफ पेटी लिखना है बस, उधर और होमवर्क देखो ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो यहाँ से यहाँ तक लिखो पहले, फिर नीचे करूंगा और, ठीक है? लेट क्यों हो गई? स्कूल गई थी, कॉलेज? और ये लोग नहीं गए थे? तुम नहीं गई थी? तुम लोग एक क्लास में तो, और तुम सीनियर हो, दीदी हो इनकी। ये बीएससी में आप लोगों ने क्यों एडमिशन ले लिया फालतू में? न्यूज़ नहीं होगा, सब डिस्टर्ब कर देते हैं स्कूल वाले बहुत ज्यादा। आपको एडमिशन लेना नहीं चाहिए था, इसलिए उसने एडमिशन लिया, हमारा सरकारी है, जाना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग तो उनके दबाव में रहते हो, आप लोग फुल में राग और आरती की तरह, जैसे कुछ कहा तुरंत ही पटक दिया उठा के। मेन चीज ये है, आप लोग सरकारी नहीं है, आप लड़कियों को दबा देते हैं टीचर। हाँ वही तो बात है। मेन चीज है कि आप लोगों को बीएससी में पहली बार एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि बीएससी करके क्या कर लोगे? मुझे तो लगता है कुछ फायदा नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, नौकरी आएंगी नहीं। पहले 5 साल नौकरी का वेट करोगे, पहले तो बीएससी बीएड वाली क्या करना होगा? पहले बीएससी बीएड वाली क्या करोगे, उसके बाद एमएससी करोगे, उसके बाद वैकेंसी नहीं आएंगी, आ जाएंगी तो पेपर नहीं होगा, पेपर होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हो जाओगे 35 ईयर के, 35 साल के। इसीलिए 3 साल 2 साल यहाँ फोकस से पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओगे अच्छे खासे, बस बात खत्म। और डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में कमाता है, समझ रहे हो? पैसा छापने की मशीन है वो। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो तो 1000 रुपए डेली कमाते हैं लोग, और तुम्हारे पास तो अगर है वही बनना है। और अगर आपने बीएमएस या बीडीएस भी कर दिया तो फिर बात ही क्या है, और एमबीबीएस करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और मात्र 2 साल की मेहनत है, अगर आप ढक के पढ़ लो, जिंदगी बढ़ाना। और आपकी लाइफ पता है कैसी हो जाएगी? उल्टी। अभी आपकी जो चल रही है ना वो कुछ नहीं है, वो कहते हैं बजट हो जाएगी। और बाकी जलवे जो है कॉलेज के वो बहुत ही अलग है। तो लगे रहो इसीलिए मेहनत से, जिसको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता रहे वो लेता रहे, ठीक है? और एक बात और है, आप लोगों को थोड़ा बेटा धैर्य तो रखना पड़ेगा। कोई चीज जल्दबाजी में एकदम नहीं मिलती है कि आप लोग 1 साल में एमबीबीएस बन जाओ, 2 साल में। अगर इतना आसान होता तो फिर हर घर में डॉक्टर ही होता। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलो, धैर्य बना के चलो। ऐसा दे दो कि 3 साल तो मुझे देने देने नीट के लिए, चाहे पहले साल में हो जाए, चाहे दूसरे साल में, या फिर तीसरे साल में। और बड़े एग्जाम के लिए हमें टाइम लेना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1 साल में हो जाता है। लेकिन बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, पहले साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन आप तो लगे रहो।
लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? देखो। और आप लोग बेटा बीएससी कर रहे हो, इसका मतलब आपको बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही है, समझ रहे हो? वरना जितनी वैकेंसी आती है ना टीचर बनने के लिए, उससे ज्यादा हर गांव में बीएससी करे हुए होते हैं। टीजीटी वैकेंसी में बायोलॉजी कितनी आएंगी? बहुत बहुत 200 पूरी यूपी में, और 200 लोग टीचर वो वाले होंगे जो पता एकदम बहुत बिंदास वाले, तो बच्चों का फिर क्या होगा समझो, जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट नौकरी लेना ही बहुत कठिन है। आप लोग जब तक ये रेस में नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। खाली बीएससी करने से कुछ नहीं होता बेटा। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में बार-बार कहता हूँ पढ़ाते हैं एक प्राइवेट स्कूल में, 3,000 पर मंथ में पढ़ाते हैं लोग। तो टीचर बनना है अच्छा, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा टीचर बनने के लिए। और मैं कह रहा हूँ अच्छा टीचर बनने के लिए एक बात ध्यान रखना बेटा, लाइफ में डिग्री जरूर तो आपको नहीं पड़ेगी, ओनली आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज, अच्छा टीचर बनने के लिए, समझ रहे हो? और बेकार टीचर बनने के लिए आप लोगों को डिग्री होनी चाहिए, दिखाना पड़ेगा ना मेरे पास ये डिग्री है, बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, ये सब। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोग बेस्ट टीचर बनोगे। और इसके लिए आप लोगों को स्टार्टअप के लिए किसी की आजकल जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाह ही रहो टीचर बनना, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल खोलो, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको ग्रो करो, समझ रहे हो? तो रास्ते बहुत हैं, लेकिन पहले अपना क्या करो, नॉलेज बढ़ाओ, इसके बाद रास्ते हैं। वरना बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सारी डिग्री करने के बाद भी आजकल लोग बेरोजगार हैं, और वो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, और नॉलेज उनके पास क्या होगी? जीरो का। आपने देखा होगा बहुत एज के लोग, आपने देखा होगा इन कोचिंगों में घूमते हैं, जैसे होता नहीं ये वाली कोचिंग एसएससी वाली, यूपीएससी वाली, जिसमें टैट की तैयारी कर रहा है, कोई सुपर टैट कर रहा है, शादी हो रही है वो पेपर दे रहा है, सही है, इधर बारात जा रही है वो पेपर देने जा रहा है टैट का और सुपर टैट का। तो इसीलिए उन चक्करों में मत पड़ो, पहले नॉलेज बढ़ाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ बीएससी में खाली पास हो जाना बस 60% लाके, ज्यादा चक्कर मत पड़ो कि 80 आ जाए 70 आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताओ? बस बीएससी में पास हो जाना, एडमिशन ले लिया है तो 60% आ जाए, जैसे आपका फॉर्म वगैरह पड़ जाए सब। मैं तो बच्चों से इंटर में भी कहता हूँ कि आप लोगों की 60% आ जाए बस, लेकिन आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, हिंदी इंग्लिश मत पढ़ो, क्या दिक्कत है? उसमें पास हो जाओ खाली। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि 80% आए वो बच्चा अच्छा है, 90% आए। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो अपने आप से परसेंटेज आ जाएगी, ये भी बात सही है। तो इसीलिए इधर ध्यान दो, ना कि उधर बीएससी में। और मैं बार-बार कह रहा हूँ बीएससी करके कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर इधर आपने कुछ कर लिया तो कामयाब हो जाओगे। ये आपको ज्ञान की बातें तो बताएगा नहीं। सर ज्ञान की बात ये बैग लगी भूखी लग बैग लग रही है, अब इतना भी कमजोर मत बनो। मैं देखो, मैं वो बात बताऊँ आपको जो, हाँ एक बात और बताऊँ, ये कितनी आपको एक बात देखो, मैं हमेशा आप लोगों को इधर देखो, सुन लो मेरी बात। मैं हमेशा यहाँ पे वो बात बताता हूँ बच्चों को जो मेरे साथ मैं कर चुका हूँ, और जो मैं नहीं कर रहा होता हूँ वो बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो बताता हूँ जो मैं झेल चुका हूँ। मैंने आपको कई बार बताया था, मैंने बीएससी किया था, एडमिट कार्ड मुझे ये नहीं पता था पेपर किसका है मेरा आज, और ना मैंने ये सब्जेक्ट कोई तो खाली एडमिशन ले लिया था बस पापा कहने से, सही है। और पेपर देने गया था, बस डायरेक्ट जो मुझे मिल रहा था पेपर वो लिख रहा था और चलाता था। हाँ क्रैक क्या होता है? फिजिक्स बहुत बेकार है, फिजिक्स बेकार है। इसके बाद सुनो, हाँ लेकिन नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं। बीएमएस मुझे मिल रहा था, लिया नहीं, वो लिया। अब मेरा मेन उद्देश्य डॉक्टर बताने वाला कोई नहीं था, नहीं बताने वाला नहीं था, और दूसरा मुझे डॉक्टर बनना इतना ऐसा भी नहीं बहुत पसंद था कि डॉक्टर ही बनना है मुझे। टीचर बनना मुझे यहाँ भी सही लगता है, टीचिंग मेरा पैशन लगता है मुझे। मतलब ये पैसा होता है ना आदमी का। अरे
कानपुर में बेटा बहुत लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद टीचिंग कर रहे हैं, तो सर ये PWNS वगैरह सब में आती है। एमबीबीएस ही पढ़ाते हैं। तो क्या जरूरत सुनना है कि एमबीबीएस के बाद तुम डॉक्टर ही बनो? कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर बनने का इच्छा नहीं होता है, तो वो क्या टीचर बन जाओ। तो मैं भी उसी लेवल पे खड़ा हूँ, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और हो जाए 2 साल का, तो फिर क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बनना मेरा बहुत ज्यादा एम नहीं था स्टार्टिंग से ही, लेकिन हाँ ये था कि डॉक्टर पहले तो हर कोई कहता है 12th में होते हैं कि डॉक्टर ही बनेंगे एमबीबीएस, उस टाइम हमारे सर पे जुनून था कि बनेंगे तो एमबीबीएस बनेंगे, वरना बीएमएस तो बनेंगे ही नहीं। उसके बाद टूट गया बेटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी नॉलेज बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी बन सकते हो। और देखो एक पैशन की बात होती है। मैं अभी आपको लग रहा होगा मेरी एज देख के बहुत कम है, लेकिन मैं पता है 2021 से पढ़ा रहा हूँ नीट में ही। 2021 से मतलब 2020 से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना और डायरेक्ट नीट में किया था। उस टाइम मुझसे बड़े बहुत बड़े बच्चे आते थे, मुझसे बहुत ज्यादा। 2020 का मतलब है 5 साल से पढ़ाते हुए नीट में ही। तो इसका मतलब यह है कि पैसा हो आपका किसी काम में से आगे जाओगे बहुत ज्यादा। ये सब्जेक्ट पढ़ लो, अच्छे से पढ़ा ले लो। मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट पहले से बहुत रहा है, पहले से ही। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ टीचर बन गया इसलिए। सभी का होता है। सभी का? मेरा नहीं था। यहाँ भी होता है। हाँ कुछ बच्चों को नहीं होता, लेकिन हाँ ये पता है कि मुझसे जो बायोलॉजी पढ़ेगा उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में रहेगा। ऐसे बहुत बच्चे यहाँ पे होते हैं कि जिनका बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी उनका केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है या किसी और सब्जेक्ट में होता है, लेकिन अब मैं बायोलॉजी का बिल्कुल जब कीड़ा बना तो बच्चे पढ़ेंगे वो भी नहीं जाएंगे। यही बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो लगता है मजा आता है पढ़ते हुए। ये लिख लिया आप लोगों ने? बेटा लिख लिया? देखो और मेरा मतलब है कि आप फ्यूचर में कुछ बनो या मत बनो, कुछ भी बनो, पहला अपनी पसंद काम करना जो आपका दिल कहे, और दूसरा नॉलेज बढ़ा दो अपनी। कभी ये चक्कर मत रहना कि दूसरे कहने पे हम कुछ काम करें। कोई कह रहा है पापा कह रहे हैं डॉक्टर बनो, आपका इच्छा है डॉक्टर बनने का, तो क्यों बनोगे बताओ? अब भाई किसी का काम डांसर बनने का है, सही है, किसी का पैशन डांसर बनने का है तो डांसर बने। दिक्कत जाएंगे दूसरी लाइन में जाओगे। आर्टिस्ट है यहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं। कौन बैठा है आर्टिस्ट? कौन है? एक तो ये है वर्षा, तुम भी हो। इसकी तो मैंने ड्राइंग देखी थी, वो वास्तव बहुत अच्छी है। ये सही है, अच्छी बात है। ये इसका पता है ड्राइंग मैंने देखा था, बहुत अच्छा है। हाँ। तुम इन सब बच्चों का फेस बनाना के दे दो सबको, तब ये मानेंगे अच्छी पेंटर है। मत मानिए, मैं ऐसी सही हूँ। तो तुम ड्राइंग में कुछ करना आगे जाके बहुत ऊपर जाओगे, इसका मतलब अच्छा रहेगा ड्राइंग। टीचर बन सकती है भाई। हैं? ड्राइंग की टीचर बन सकती है, हाँ बात सही है। नहीं रियल बात है। और दूसरा नहीं करना होता है। और भी ऑप्शंस होते हैं। पेंटिंग करना, बहुत लड़कियां पेंटिंग करती हैं। पेंटिंग हैं? हाँ वो बन सकते हो। वही बात है ना कि हम लोग जानते हैं खाली एक तो एमबीबीएस है, एक टीचर है, और उसके अलावा जानते ही नहीं कोर्स कौन से होते हैं। हजारों कोर्स होते हैं, सब बच्चे जानना नहीं चाहते। मुझे लगता है वो पैदा होता है तभी वो सोच लेता है कि बीएससी करूंगा बाद में, इंटर के बाद। और यहाँ पे पढ़ने वाले 99% बच्चे बीएससी में एडमिशन लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बीएससी के अलावा भी कुछ होता है। और मैं अगर आपको रिजल्ट बताऊं तो हजारों कोर्सेज हैं समझ रहे हो, बीएससी के अलावा। पता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर हो गया। ये लिख लिया आप लोगों ने? तो बेटा आप लोग ये बताओ रेगुलेशन समझ गए पूरी तरीके से? आपको क्लियर हुआ कि 3 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? एटीएच जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन, दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन, तीसरा होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन। तो ये क्लियर है सब बच्चों को? तो हम लोग अब किताब पे चलते हैं। क्या हो रहा है? बेटा यहाँ पे देखो, आज क्या है? हाँ
तो ये सब हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखो ये तो हमने पढ़ा था, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ फील्ड में पैराग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ भी लिखा हुआ है जो अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं मिलेगा आपको। बस वहां पे हमने देख लिया अलग अलग, और यहाँ पे क्या है बस ऐसा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मिक्सचुरेशन। क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा, क्या होता है, मुझे हिंदी नहीं पता है। यूरिन का रिलीज करना क्या कहलाता है, मिक्सचुरेशन। ये कैसे होता है समझो। देखो आपको ये पता होगा बेटा कि हमारे जो यूरेथ्रा होता है वहां पे एक स्पिंचर लगा होता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर, सही है। वो उससे कंट्रोल होता है हमारा क्या, यूरिन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, मिक्सचुरेशन, सही है। तो इसके बारे में समझे हम लोग, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वेल डेवलप नहीं होता है, सही है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन। यूरिन कहाँ बनती है बेटा, नेफ्रॉन में, और कह रहा है इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। आपको बताए कि यहाँ पे हमारे यूरेटर के थ्रू, कहाँ के थ्रू, यूरेटर के थ्रू स्टोर कहाँ होती रहती है, यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है, वहां पे। और कह रहा है अब वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो जाता है वो कैसा सिग्नल होता है, वॉलंटरी, ऐसा नहीं कि इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब तो गलत हो जाएगा, फिर कैसा होता है, वॉलंटरी, हमारी इच्छा अनुसार होता है। कह रहा है दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग, मतलब होता है जब यूरिन क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होती है, सही है, तो ये स्ट्रेच होता है, इसकी मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो स्ट्रेच होंगी, और स्ट्रेच होंगी तो वहां रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, और क्या कहां भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन के लिए। कह रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। लगभग में यूरिन आता है एक बार में 400 से 500 या 500 600 ml। चल लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लो 500 से 600 ml। जब यूरिन स्टोर हो जाता है तब ये होता है क्या, स्ट्रेच होता है, और इसका सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन तक। कह रहा है इन रिस्पांस द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। किसे भेजते हैं, ब्रेन के लिए। किसे भेजते हैं, ब्रेन। मैं आपको बता चुका हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में, मतलब सॉरी सीएनएस में कौन कौन आता है, ब्रेन आता है, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के काम होते हैं इनवॉलंटरी वाले, और तुम्हारे जो ब्रेन वाले काम कौन से होते हैं, लगभग। अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रेन का भी दो पार्ट में डिवाइडेशन है पूरा, लेकिन मैंने कहा था रिफ्लेक्स एक्शन वाले, ऐसा समझा करो, जो काम अपने आप हो जाए, आपको बताना लगे, वो सब किससे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। इनवॉलंटरी फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन वाले। हाँ, जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो तो अब आपको देखना पड़ता है कि ए किधर है, बी किधर है, नहीं ना, अपने आप हाथ पहुंच जाता है, तो वो कंट्रोल किससे हो रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन जब आप फोन लेके आए थे तो आपको देखना पड़ा था ए किधर है और सी किधर है, ढूंढ रहे थे ना उसमें, ए कहाँ पे और जी किधर है। और आप लोग अब कैसा है, कोई मतलब नहीं, कहाँ लिखना है तो के एच पे अपने आप हाथ चला जाएगा ना, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको ब्रेन से। तो इसका मतलब क्या है, वो कंट्रोल किससे हो रहा है। ऐसे ही आपको बाइक चलाते हो, बाइक सीख रहे थे तो ध्यान रखना पड़ रहा था ना कि कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है। अब अपने आप हो जाता है, जब आपको पता है सामने अगर गियर चेंज होगा तो अपने आप हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं सोचोगे गियर चेंज करा मैंने, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। मैंने कहा था ये समझाएंगे तो आपको द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल कहां जाएगा बेटा, सीएनएस। और कह रहा है सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज। मोटर मैसेज का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जितने भी सिग्नल हमारे जाते हैं ब्रेन तक वो जाते हैं सेंसरी नर्व के द्वारा, और जो आते हैं वो किससे आते हैं, भाई मैं देख रहा हूँ तो मेरा सिग्नल जा रहा है ना ब्रेन तक, तो कौन से, सेंसरी। मैंने यहाँ पे अपने आप टच कर रहा हूँ, किसके द्वारा जा रहा है, सेंसरी नर्व द्वारा। उस न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और वहां से कोई सिग्नल आएगा तो ब्रेन से तो किसके द्वारा आएगा, मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन के द्वारा। आगे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज। कौन सा मैसेज बेटा, मोटर मैसेज। टू इनिशिएट द contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral स्पिंचर। अभी तक हम लोगों ने स्पिंचर जो देखे हैं तो दो तीन जगह देखे हैं, एक देखा एनल स्पिंचर, दूसरा देखा यूरेथ्रल स्पिंचर, तीसरा देखा है मैंने आपको बताया था ईसोफेजियल स्पिंचर, और एक बताया था पाइलोरिक, हाँ भाई ड्यूडेनल स्पिंचर। समझ गए आप लोग। तो यहाँ जैसे हमारा यहाँ होता है स्टमक वाले पार्ट में, यहाँ भी तो होता है स्पिंचर। जैसे आपने देखो खाना आप खाते हो तो आपका वापस नहीं होता, स्पिंचर काम होता है, एपिग्लोटिस वो तो ये है,
यहाँ स्पिंचर नहीं होता है, वो तो एपिग्लोटिस को ग्लोटिस को कवरिंग को बोलते हैं, जिससे खाना ट्रैकिया में ना जाए उसको रोकता है बस, वो स्पिंचर नहीं होता है। कहाँ पे? ये वाला होता है स्टमक वाले रीजन में, जो मैंने बताया था यहाँ से ड्यूडेनम वो आती है, ड्यूडेनम हमारे फूड पाइप आता है, इसके बाद बनता है सिर्फ स्टमक, और स्टमक के यहाँ लगा होता है, समझ गए? इस वाले को बोलते हैं ड्यूडेनल स्पिंचर, इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं कौन सा ईसोफेजियल, और इसको बोलते हैं ड्यूडेनल, ठीक है? चाहे बोल दो पाइलोरिक या फिर एक कार्डियल, ठीक है? दूसरा ये काम क्या करता है कि बैक फ्लो ना हो फूड का, बच्चे होते हैं उनमें डेवलप नहीं होता है, तो हम दूध पिलाते हैं, उसके बाद बच्चे को सीधा रखना होता है, अगर उल्टा कर दिया तो वापस आ जाएगा, ठीक है? दही बन के, तो यहाँ पे क्या होता है स्टमक से वो वापस आ जाता है, क्या से रहता है स्टमक से, समझ गए? आगे देखो, ए कह रहा है कॉल, लेकिन एक बात और है, स्पिंचर और बॉल का काम एक ही होता है, बॉल का काम ये होता है बैक फ्लो को रोकना, लेकिन बॉल किसी भी कंडीशन में बैक फ्लो नहीं होने देंगे, और स्पिंचर कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो वहां पे बैक फ्लो हो सकता है, समझ गए आप लोग? ये डिफरेंस होता है कंडीशन। जैसे हमारा हार्ट होता है, वहां क्या लगे होते हैं बॉल, हमारी जो बीन्स होती है उनमें क्या होते हैं बॉल, समझ गए? हाँ ठीक है। अगले देखो, कह रहा है कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, और इससे क्या होता है यूरिन क्या होती है रिलीज, और कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन रिलीज करने को, ठीक है? अगले कह रहा है एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, एंड अडल्ट ह्यूमन एसिड ऑन एन एवरेज कितना करता है बेटा 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, एक दिन में कितना करता है 1.5 लीटर। अगले कह रहा था यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर, आपको पता है वाटरी फ्लूइड होता है व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक, कैसा होता है एसिडिक होता है, पीएच इसका होता है 6.0 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, ओडोर का मतलब जानते हो क्या होता है वो स्मेल जो यूरिन से अलग टाइप की आती है उसको बोलते हैं ओडोर स्मेल, सही है, जो यूरिन से आती है। अगले कह रहा है ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया इज एस्क्रीट आउट पर डे, एक दिन में एक आदमी कितनी यूरिया एस्क्रीट आउट करता है 25 से 30 ग्राम। यही रीजन मैंने बताया था आप लोगों को, जो खेत होते हैं तालाब के किनारे हैं और पूरे गांव का पानी जाता है उसमें, ठीक है? तो वो खेत जो बहुत उपजाऊ रहते हैं उनमें फसल होती है वो अच्छी होती है, उसका रीजन क्या है एक आदमी 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे सीख गया, उसमें यूरिया लगाने की जरूरत है? सोचो पूरे गांव का कितने लोग होते हैं, 1000 लोग हैं, तो कितना हो गया सोचो एक दिन में, तो इतना यूरिया वो खेत में अपने आप जा रहा है। इसीलिए बच्चे कौन कराते हैं यहाँ पे कि वो गन्ना वगैरह खाते हैं वो कैसा लगता है, कैसा लगता है मीठा नहीं लगता है, कौन कराता है यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि पूरा गांव का यूरिया उस खेत में जा रहा है और इसीलिए वो खेत बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, उनमें खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखा होगा ये नहीं हो रही है सर, क्यों क्या होता है? तो वो तो अलग इशू है, मैं तो ये वाला इशू बता रहा हूँ कि भूमि वो उपजाऊ रहेगी थोड़े में तो सही है लेकिन 10 बीघा में गन्ना ही बेकार है। क्यों ज्यादा यूरिया हो गई क्या बेटा? ये भी रीजन है, हाँ ये भी ध्यान रखना, यूरिया की मात्रा अगर ज्यादा है तब भी फसल नहीं हो पाएगी। तुम्हारा जो गांव का वेस्टेज होता है उसी में जाता है सब सारा। अरे तालाब में पास में जैसे 30 बीघा पूरा खेत है हाँ। तो वहाँ से ज्यादा ओवर हो जाता है पानी, तो अपने प्लाट से होते हुए दूसरी नहर में निकालती है, तो वहाँ पे आधे खेत में गन्ना सही है, आधे में बेकार है बिल्कुल। तो तुम्हारे गांव में गौ ज्यादा होंगे, यूरिया ज्यादा होगा, और यूरिया ज्यादा होगा तो खेती कर जाएगी बेकार, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि बेटा अब तुम यूरिया ही लगाते रहोगे लगाते रहोगे तो क्या होगा, ये तो होगा, तो नुकसान करता है। एवरेज रहना चाहिए, एवरेज। अब आप लोग सोचो अगर आप लोगों को ये ना कि मटर पनीर मिल जाएगा तो आप लोग इतना खा लोगे कि ओवर लिमिट, तो बेकार हो जाएगा ना, बीमार हो जाओगे। तो हर चीज कैसे रहती है एवरेज। अगले देखो कह रहा है वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब आपको पता है बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें क्या हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है। कह रहा है एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। आप लोगों को देखो यूरिन टेस्ट होता है जब कोई जल्दी डिजीज आती है या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन देखना होता है तो उस केस में यूरिन टेस्ट भी होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यूरिन में क्या क्या चीज ब्लड से रिलीज होके आ रही है या फिर क्या चीज नहीं बन रही है या क्या चीज बॉडी से बाहर निकल रही है। वो होता है यूरिन टेस्ट, उसमें सब पता लग जाता है।
अगले कह रहा है फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है मतलब डायबिटीज है पेशेंट को, तो उस केस में क्या होता है? ग्लूकोज निकलता है। और कह रहा है कीटोन बॉडी निकलती है, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं? इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलेटस। आपने देखा होगा जिस पेशेंट को क्या होती है? डायबिटीज। क्या होती है? तो उसके यूरिन में क्या होता है? ग्लूकोज ज्यादा होता है और वो यूरिन के थ्रू क्या होता है? पास आउट। सही है। और यही कारण होता है कि जो तुमने देखा होगा कि जो लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों को कमजोरी रहती है बॉडी में, क्योंकि उनका ग्लूकोज सेल के पास जाता ही नहीं है। कहाँ रहता है? ब्लड में। वो कितना भी खाएंगे बहुत ज्यादा उन्हें एनर्जी मिलेगी ही नहीं। और दूसरा क्या है? ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहने से और भी बहुत सारी कंडीशन जो होती हैं वो दिक्कत में आ जाती है। सही है। और एक बात और बताऊं, ऐसे पेशेंट का जो बेसिकली जो खराब होता है वो होता है पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास से क्या बनता होता है? इंसुलिन। पता है हम लोग। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है। तो ये क्लियर हो बेटा इतना आपको। अगले क्या है? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आप लोग बताओ और कौन से ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? क्या? लंग्स हो गए हमारे। आपको पता है लंग्स के द्वारा बेटा खाली CO2 नहीं निकलता है, काफी अमाउंट में वाटर भी निकल आता है। और ये सबसे अच्छा एग्जांपल जब आप लोग ठंडों में लैब के अंदर फोन चलाते तो देखा नहीं आपने? डिस्प्ले वो कैसा जाता है, पर वो ऐसे साफ करते बार बार ना फोन चलता है। ये सबने किया होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट? ये सबने? इस तुम्हारा चश्मा ही बेकार करता होगा है? और दूसरा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फोन चलाने में। होती नहीं होता है? आप लोग बोल भी रहे फोन चला रहे तो क्या होता है फिर? तो इसका मतलब समझ गए, पानी निकलता है माउथ से भी, लंग से भी, तो वो भी एक्सक्रीशन काम करते हैं। दूसरा आपका स्वेट ग्लैंड क्या आता है? पसीना। पसीना भी किसका काम करता है? स्वेट ग्लैंड। उन्हें बोलते हैं सुडोरिफेरस ग्लैंड, जिसका काम क्या होता है बेटा? दूसरा बैक्सी, जिसका जरा ओवल ही रहता है थोड़ा सा, तो वहां पे कौन सी ग्लैंड होती है? ये वाली सीवेशियस ग्लैंड। कौन सी होती है? सीवेशियस ग्लैंड। तो ये सब का काम भी क्या होता है? लीवर। इन सब का काम भी किसमें होता है? एक्सक्रीशन में होता है। लेकिन इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, सेकेंडरी फंक्शन ये होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? अदर ऑर्गन का एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। समझ गए हम लोग? तो पढ़े इनको, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। कह रहे हैं अदर देन द, बेटा यहाँ सब क्लियर है? अभी तक पढ़ाया मैंने, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है समझो, अदर देन द किडनी, किडनी के अलावा तुम्हारे लंग्स हो गए, लीवर हो गए, स्किन हो गया, आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज, यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने के लिए, यानी कि ये भी लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन, ये भी क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। सही है। कैसे? देखो ये देखो, ये कह रहा है ओवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। आप लोगों को पता है लंग्स का काम क्या होता है? CO2 को रिलीज करना। कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। और यहाँ पे कह रहा है कि वाटर का भी अमाउंट क्या होता है? प्रत्येक दिन बाहर निकलता है। अगले कह रहा है लीवर का लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, पता है हम लोगों को? सीक्रेट क्या करता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। अब आप लोग पता है लीवर काम बेटा यही नहीं होता है खाली कि आपका लीवर का बाइल जूस बनाना है। लीवर काम और भी कई सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को, अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, बताया था मैंने, यहाँ पे पोर्शन हटा दिया है। जो आपका अमोनिया होता है बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, वो भी कौन करता है? लीवर। और यहाँ पे साइकिल होती है, बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ये बोलते हैं इसको यूरिया साइकिल। ये पहले थी लेकिन आप हटा दीजिए। सही है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि लीवर जो होता है उसका काम ये भी होता है। सही है। दूसरा यहाँ पे दूसरा जो पिगमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लीवर होता है वो कोई भी एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करता है, पता है हम लोगों को ये बात। लेकिन यहाँ पे दो पिगमेंट का सीक्रेशन करता है, इसे बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन। ये आपको पता होगा फैट का क्या करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इमल्सिफाइड करते हैं फैट को। किसको? फैट को। तभी तो आपने देखा होगा लीवर में कोई प्रॉब्लम जाती है तो आपने देखा होगा जब कोई डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? लीवर खराब है। और वो कहता क्या है आपसे?
ऑयली चीज मत खाओ, ये तो कहते हैं। लेकिन आप लोग पूछना मुझसे क्यों नहीं खाए हैं। कोई डॉक्टर, कोई गांव के डॉक्टर के पास जाना, वो कहे कि लीवर, पहली बात तो ऐसा हो ही ना, सही है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी अगर हो और वो कहने लगे कि वो तेल वाली चीजें मत खाना, वो कह देते ना पूरी मत खाना, पकौड़ी मत खाना, ऐसा कह देते ना, मना कर देते हैं। तो आप लोग कह रहे क्यों? क्योंकि बेटा इनमें क्या होता है, फैट, इनमें फैट होता है। और जब लीवर बेकार है तो बाइल जूस सही से आ नहीं रहा है, और बाइल जूस नहीं आ रहा है, उसका मतलब फैट का एमल्सिफाइड कौन करेगा? समझ गए? इसीलिए मना करते हैं वो। तो वो डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। दूसरा, तो यहाँ पे दो पिगमेंट होते हैं, बोलते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन। अब इनका एक बात और, आपने एक डिजीज सुनी होगी, इसे बोलते हैं पीलिया, सुना है? पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया पता है कब होती है? जब नजर लगाती है। ऐसा भी तो होता है। पीलिया के गांव में तो वो हैरान तरीके से आते हैं कि क्यों होती है और कैसे खत्म हो जाती है, उन्हें वो भी आता है। देखा है ना आप लोगों ने? वो एक बाबा के पास जाते हैं, वो नीम वगैरह लेते हैं और नीम से वो निकाल देते हैं गोली, और सही भी जाती है। ऐसा कैसे सकता है, बताओ? नहीं होता भी है बेटा, ये लकड़ी है। हाँ, एक बात और बताऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, एक जब क्या ये हॉस्पिटल नहीं थे तो क्या इलाज सही तभी होते थे, लेकिन तब कैसे होते, थोड़ी वो मानते थे शक्ति को कि यहाँ वो एनर्जी है, और उससे वो सही करता। अब आदमी आजकल विश्वास ही नहीं करता है, सही है? लेकिन आज भी लोग, पुराने लोगों में विश्वास रखते हैं उन चीजों पे। जैसे पीलिया होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? जो झाड़ते हैं पीलिया उसके पास जाएंगे, सही है? वो क्या करता है, पानी लेता है, मैंने देखा ही करते हैं, पानी लेता है और वहां पे कोई नीम वगैरह होता है, उससे ऐसे करके और पानी पीते जाता है। ये मुझे समझ नहीं आता कैसे जाता है। अच्छा वो सच्चाई तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और मुझे एक बात और लगती है यहाँ पे, मुझे एक बात और लगती है कि कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है, कोई भी गॉड है नहीं है, ये तो नहीं कह रहा हूँ, है, लेकिन कोई एनर्जी तो है जो सबको क्या कर रही है, चला रही है। और आदमी मरता कब है, जब वो एनर्जी निकल जाती है। वही तो एक एनर्जी है आपके अंदर, सबके अंदर, समझ रहे हो? तो इसका मतलब एनर्जी है तो ये चीजें होंगी 100%, जिसमें हम लोग मानते हैं कि ऐसा करने से वो सही हो जाता है या वैसा करने से। और ये बातें तब पता लगती हैं जब खुद को होता है कंडीशन, तो अभी तो मजाक लगता होगा, होता है? मैं कह रहा हूँ अभी हम लोगों को मजाक लग रहा होगा, अरे कहाँ ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब खुद को होता है तो लगता है कुछ भी हो जाए सही हो जाएगा, नहीं समझ रहे? उस टाइम कोई राख भी दे देगा, वो भी सही लगती है, रखी लो। तो ये होती है और ये चीजें सच्चाई है, ठीक है? इसमें कभी इग्नोर मत करना चीजों को। भूत भी होता है, ध्यान रखना। आगे देखो, सबसे ज्यादा डरता हूँ उससे मैं, ये आप लोगों को पता नहीं है, पता है आप लोगों को? मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ये डरावनी मूवी नहीं देखी। और कभी कोई क्लिप भेजता है, क्लिप, तो उसको मैं आवाज साइलेंट करके दूर से देखता हूँ। ये करने को दिक्कत ना होता है। तो देखा हो कुछ वीडियो क्लिप होती है ना, तो मैंने फोन पकड़े, एकदम ऐसे लग रहा है कोई बाहर से निकल, वो एकदम आ गया, झटका लगता है बहुत तगड़ा। तो मुझे लगता है कि अजीब गरीब वीडियो है, तो उसको आवाज बंद करके पहले देख लेता हूँ दूर से। हाँ सही है, हाँ तो ठीक है, अब देखूंगा आराम से। चलो आ जाओ जरा तो बेटा, पढ़े पढ़े। अब इधर साइलेंट रहो। कह रहा है मोस्ट ऑफ दीस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। आप लोग पता है ये सारे जो बिलिरुबिन होते हैं, बिलिवर्डेन होते हैं, और जितने भी कोलेस्ट्रॉल हो गए या फिर तुम्हारा हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? अच्छा जो लीवर होता है हमारा, ड्रग्स होता है, ड्रग्स उसको भी क्या करता है, ब्लड से दूर करता है, ठीक है, साफ करता है। तो इसका मतलब ये सब हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब लीवर का काम क्या हो गया, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, समझ गए? ठीक है, अगली देखो, अब बोलो मत। कह रहा है स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। एंड कह रहा है सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सीक्रेशन। आपने देखा होगा सीबेसियस ग्लैंड वो होती है जो ऑयल का थोड़ा बहुत सीक्रेशन, किसी का चेहरा होता नहीं ऑयली रहता है, तो उसका मतलब उसकी जो सीबेसियस ग्लैंड है वो काफी एक्टिव रहती है।
उसका कैसा रहता है? नहीं रहता है बिल्कुल, उन्हें लगाना पड़ता है, पता नहीं बाहर से आएगा, ठीक है। तो अच्छा, स्वेट के लिए जो ग्लैंड होते हैं पता है क्या बोलते हैं? सुडोरीफेरस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अगर ना बताओ तो लिख लो यहाँ पे। अच्छा एक बात और बताएं आपको इम्पोर्टेंट, सुडोरीफेरस ग्लैंड, यहाँ से क्या होता है? हमारा स्वेट रिलीज होता है। दूसरा सुनो, आपको पता है मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो इन्हीं ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, सुडोरीफेरस ग्लैंड का। पता नहीं होगी तो आप लोगों को कोई बात नहीं, क्या करना चाहता हूँ पता लगा इतना पता लगा पहले। चलो ये यहाँ पे क्लियर हुए, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है बेटा? सुडोरीफेरस ग्लैंड, जिनसे क्या बनता है? पसीना। और सीबीएस ग्लैंड होती है जिनसे क्या बनता है? ऑयल। अगले देखो कह रहा है स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड। अब यहाँ पे स्वेट ग्लैंड लिख दिया है इन्हें। ये जब बार्टरी फ्लूइड होता है कंटेनिंग NaCl, आपको पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, और क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। सही है, ये सब चीजें किसमें होती हैं? हमारे स्वेट में, पसीने में। कह रहा है थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज, अब आप लोग बताओ बेटा, क्या पसीना का काम ये होता है कि आपकी चीजें बाहर निकालना बॉडी से? इसका ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। तभी तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है पसीना निकालने की, तभी तो हमारा बॉडी जो होता है वो कैसा होता है? वार्म ब्लडेड, यानी कि हम लोग अपनी बॉडी टेम्परेचर क्या रख पाते हैं? कांस्टेंट। सही है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आपको बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी आपको पसीना आता है। सही है, एक आपने बहुत सी एक कहावत, मतलब कहावत क्या, सब लोगों ने सेंटेंस सुना होगा कि फीवर आ जाए तो पहले पसीना आ जाए तो सही हो जाएगा। सुना है? तो सिंपल सा तरीका है भाई, जब आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये आप लोग टैबलेट खाते हो, डोलो खाते हो, डोलो कौन सी खाते हो? पैरासीटामोल जो भी खाते हो, जब वो खाते हो तो आपको पसीना आता होगा और तभी आपका टेम्परेचर क्या होता है? कम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी किसका काम है? स्वेट का। सही है। और एक बात और बताऊं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? तो उनका यही तो होता है, वो क्यों होते हैं ऐसे? उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर से कंफर्म होता है, जितना एटमॉस्फेयर में होगा उतना ही उनका होगा। जैसे एटमॉस्फेयर में 10 है तो उनका कितना होगा? 10, जिससे उन्हें ना ठंड लगती है ना ही गर्मी लगती है। हमारे पास भी काश ऐसा होता नहीं होता, अच्छा रहा अभी सही है। इसके बाद सुनो, अब जैसे आपने देखा होगा मेढक है, कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। अगर उसको ना ठंड लगेगी ना ही उसको गर्मी लगेगी, क्योंकि अगर बाहर टेम्परेचर होगा 10 तो वो अपना 10 कर लेगा, बाहर होगा 40 तो कितना कर लेगा? 40 कर लेगा। लेकिन हम लोग ठंड गर्मी क्यों लगती है? अब हमारा है टेम्परेचर 37 कांस्टेंट है, अब बाहर अगर कम होगा तो हमें क्या लगेगी? ठंड, और जब बाहर ज्यादा होगा तो हमें क्या लगेगी? गर्मी। समझ गए हम लोग? और गर्मी से बचने के लिए यानी टेम्परेचर हमारा बॉडी का ना बढ़े, इसीलिए क्या रिलीज होता है? पसीना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत पसीना आता है तो पंखे के सामने जाके शर्ट निकालो तो कूलिंग इफेक्ट होगा, बहुत अच्छा ना, मजा आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं through the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface. ये अगले कह रहा है it also help in the removal of some of the waste mentioned above. हाँ, कुछ साथ में क्या करता है? वेस्ट भी सिग्रेशन करता है, लेकिन मेन काम क्या होता है इसका? कूलिंग इफेक्ट करना, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। अगले देखो बेटा, अब देखो अगले यहाँ पे कह रहा है इट आल्सो हेल्प द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव, जो ऊपर दिए हुए सीवेज ग्लैंड क्या करते हैं? एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरोल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, क्या हो गया? बैक्सेस, फिर वो सीबम, क्या बोलते हैं उसको? सीबम। अगले कह रहा है द सीक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोडक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ये तो बात आप लोग जानते हो, ऑयली कवरिंग रहती है तो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट, यानी कि हमें धूप वगैरह से क्या होता है? चेहरा सही रहता है। समझ गए? इसीलिए तुमने बहुत सारी क्रीम भी देखी होंगी। कौन सी क्रीम? वीको कौन सा? अच्छा, जितनी भी सन से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो अलग होती है, ये तो ना होती है फेयर लवली। ये को एक इसलिए होती है गोरा करने के लिए, गोरा करने के लिए वीको है। चलो ठीक है, अगले कह रहा है होता कुछ नहीं बेटा, खाली फालतू में वो ऐड दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? एक तुमने सुना होगा, एक बहुत फेमस हुआ था क्रीम, उसका नाम था मेलाज, सुना? नहीं सुना, सबने पहले बताओ। आरती नहीं सुना है? नहीं सुना है?
आज जाना और लेके आना, ठीक है? इसके लगाना 10 दिन। सफेद की जगह लाल बना। जब वो स्टार्टिंग में आया था तो गांव में मैंने देखा था लोग इतना लगा रहे थे, काले लोग बिल्कुल लाल हो गए थे। और धूप में निकल जाए तो टमाटर लगे। काले सफेद ही हो रहे थे, काले से क्या हो रहे थे? लाल। समझ रहे हो? तो वो था। चलो ठीक है बेटा, इधर देखो। Do you know the small amount of nitrogen which could be eliminated through saliva? हमारी सलाइवा जो होती है, लार होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता है चीजों का। तो आपने देख लिया, आपने देख लिया लंग्स हो गया हमारा, लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। क्लियर? ठीक है। अगले हमारे क्या आते हैं? डिसऑर्डर। क्या आते हैं? हो गए चैप्टर? हाँ ठीक। कल हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है? ठीक। अच्छा ये बताओ बेटा, सबसे पहले कह रहा है अगर ब्लड में, अब यहाँ पे डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्या क्या डिजीज हो सकती है इस कंडीशंस में? तो देखो पहला कह रहा है मेल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। अगर हमारा किडनी फंक्शन सही से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, और यूरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हार्मफुल। क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है बेटा कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरिया ऐसे तो बढ़ेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया आएगा। नहीं, यूरिया ऐसे बढ़ जाएगा अगर आपका किडनी है वो सही से फंक्शन ही नहीं कर रहा है। फंक्शन का मतलब होता है सही से काम नहीं करेगा तो वो यूरिया जो होगा वो रिलीज नहीं हो पाएगा यूरिन के थ्रू। हाँ बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर लेवल यूरिया का, और इसकी कंडीशन होती है हीमोडायलिसिस। आपने नाम सुना है? जब यूरिया रिलीज होगा तो मतलब वो जब आता है तो उसकी लास्ट स्टेज पे होती है कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। यूरिया ही करता है लास्ट स्टेज में। तो जब बाकी मतलब डाइल्यूट होगा तो ये ज्यादा यूरिया आएगा तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसलिए ज्यादा यूरिया के कारण यूरिन में होता है क्या? मतलब सिंपल सा समझो, सुनो इसका मेल फंक्शन मतलब पता क्या होता है? जब हमारी किडनी जैसे वर्क नहीं करती है, अब उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है कि तुम्हारे नेफ्रॉन ही बेकार हो जाए, नेफ्रॉन ही अल्ट्रा फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तब भी बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तब भी बढ़ जाएगा। वो तो कंडीशन डिपेंड करेगी। तो इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है, इन्होंने साफ-साफ कहा है कि पूरा किडनी अगर हमारा फंक्शन नहीं करेगा तो उसका मतलब यूरिया क्या होगी? बढ़ जाएगी बस। ठीक है? और एक मेन काम जो होता है हमारा किडनी का वो यही तो होता है बेटा, ब्लड से यूरिया को फिल्टर करना। क्या होता है? ब्लड से यूरिया को। और तुम जो ये कह रही हो कि बाद में जो रिएब्जॉर्प्शन होता है यूरिया का मेडलरी फ्लूइड में, ये तो बता रही हो, वो वापस आ तो फिर से जाता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। जब रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो वहां पे वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब यूरिया की ओवरऑल मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी ब्लड में। ठीक है? अगले कह रहा है विच इज हाईली हार्मफुल। कैसा होगा बेटा? और कह रहा है मे लीड टू किडनी फेलियर। इससे क्या हो जाएगा? किडनी फेल भी हो सकती है। कह रहा है इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस जिसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अभी मैं दिखाऊंगा आपको YouTube पे। ठीक है? हीमोडायलिसिस। ठीक है? एक दिखा देंगे वीडियो कैसे होती है। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है किडनी बेकार हो जाए तो हमारा पूरा बॉडी का ब्लड एक मशीन के थ्रू निकाला जाता है, और मशीन में जाके उसका यूरिया रिमूव हो जाता है और ब्लड फिर से बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ऐसी कंडीशन है कि गए इंजेक्शन लगवाए, ये तो एक बहुत कठिन कंडीशन है ना? बहुत प्रॉब्लम वाली है। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेंस आर्टरी इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। हम बोल सकते हैं कि जो बाहर मशीनें होती है उनको क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। और वहां से यूरिया को रिमूव करके और ब्लड को वापस भेज दिया जाता है बॉडी। ठीक है? अगले कह रहा है ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेंस आर्टरी इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। अब आप लोग बताओ एक बात, अगर आप लोग ब्लड को उसी मशीन में भेज रहे हो, मैंने कहा था एंटीकोगुलेंट होता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं? हेपेरिन का मतलब होता है, आप लोग सिंपल सा पता होगा कि जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारा आर्टरी और वेन्स में तो नहीं करता है क्योंकि वहां पे एंटीकोगुलेंट मिला हुआ होता है, इसको बोलते हैं हेपेरिन। तो ये कह रहा है कि अगर हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा क्या मिलाएंगे? हेपेरिन, जिससे हमारा ब्लड क्या ना कर जाए? क्लॉट। समझ गए आप लोग? आप लोग ऐसा मत सोचो कि अगर ब्लड को आप लोग जैसे अभी ब्लड यहाँ निकले तो थोड़ी देर में जम जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये क्या होगा? हेपेरिन होगा ही नहीं। और हमारी बॉडी में क्या होता है? हेपेरिन, जिसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, मतलब कोगुलेशन ना होने देना। समझ गए आप लोग? सही है? अगले देखो, कह रहा है द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड ए सेलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम। अभी मैं दिखा दूंगा इसे। ठीक है? कह रहा है कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट।
The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecules based on concentration gradient as nitrogen based are absent in the diuretic fluid. These substances freely move out thereby clearing the blood. और इससे ब्लड क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ये मैं प्रोसेस दिखा दूंगा अभी, ठीक है? अभी रुक जाओ, तभी आपको अच्छे समझ में आएगी। These substances freely move out thereby clearing the blood. ब्लड क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। Clear blood is pumped back to the body through a vein. और vein after adding anticoagulant to it. This method is a boon of thousands of uremic patients all over the world. और ये कह रहा है ये वाली जो मैकेनिज्म है वो लगातार बहुत सारे पेशेंट में किडनी बेकार हो चुकी है, वो वाली मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है? समझ गए? सही है? किससे? हीमोडायलिसिस प्रोसेस। अगले देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बोल रहा है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। ये कब तक करते रहोगे हीमोडायलिसिस? तो इसका मतलब अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन एकदम ऐसा भी नहीं कि कहीं पे गए हो खरीदा है दुकान से और लगा ली। ये मैकेनिज्म बहुत कठिन है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो मैचिंग होनी चाहिए। जो किडनी देने वाला हो वो हमेशा तुम्हारा बहुत करीबी हो। करीबी का मतलब तुम्हारा जेनेटिक जो मैपिंग हो वो सेम हो। जैसे हम बोल सकते हैं डॉटर हो या फादर हो या मदर हो। अब भाई कोई किडनी किसी को देगा पहले तो ये बात हुई है। अबे तुमसे अगर कहना किडनी दे दो, कैसे दोगे? ये किडनी कैसे दोगे? तो देखो, तो यहाँ पे और बेटा दूसरा क्या है, अगर ऐसा कोई है भी आदमी कि जो कह रहा है कि मैं किडनी बेच दूंगा, आईफोन ले लूंगा, तो उसका किडनी तुम्हारे जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है आपके इम्यून सिस्टम में क्या बनती है? एंटीबॉडी। क्या बनती है? अगर बाहर से कोई भी ऑर्गन आएगा तो हमारा जो सेल होता है उसको समझता है एंटीजन। क्या समझता है? और उनकी सेल पे क्या कर देगा? अटैक। तो इसका मतलब किडनी जाने में फायदा ही होगा। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत मैचिंग होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं जाके क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये भी आसान नहीं है, इसलिए किडनी को बचा के रखो। कह रहा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। कह रहा है फंक्शनिंग किडनी यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर परफेक्टली या क्लोज रिलेटिव। आपका क्या होना चाहिए? क्लोजली रिलेटिव होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम जो होगा उसके द्वारा इसके रिजेक्ट होने के चांसेस कम होंगे अगर कोई रिलेटिव होगा तब, क्योंकि हमारा जेनेटिक मैपिंग होता है वो सेम हो जाता है। जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गई, सही है, या ब्रदर हो गया, सही है, ये सब, इसका बुआ हो गई तो ये सब जो होते हैं। अभी किसी ने किडनी दिया था, वो किडनी दिया था लालू प्रसाद को दिया था, उनकी बेटी ने। अब भाई एक बात और है ना, यह कंडीशन तय होती है, उसकी बेटी दे दी तो उसकी बेटी तो उसको क्या दिक्कत है बताओ? पैसे की कमी नहीं है, कुछ करना है नहीं, सब कुछ लगा हुआ है, ये किडनी पर करता रहेगा। तुमने दे दिया, तुम्हारे घर तो खाने की कमी होगी तो क्या करोगे? मजदूरी भी नहीं कर सकते। और जिसने किडनी ले ली वो कहेगा ठीक है तुम आराम से अपना काम कर। तो ये उन्हें दे दी, अच्छी बात है, लेकिन हर कोई ये कैसे किडनी ट्रांसप्लांट भाई कौन देगा, क्यों देगा? पहली बात तो ये है ना। अगले देखो, आजकल रुपए तो देते नहीं लोग, ये तो किडनी की बात रह गई। सही है? अगले देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? क्लोज टू मिनिमाइज रिएक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। होता क्या है सुनो, अब टेक्निक इतनी आ रही है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि अब ऐसी चीज आ रही है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया जाता है उस टाइम के लिए। जब किडनी आराम से वर्क करने लगती है हमारी बॉडी में, तब उसको हल्की हल्की क्या किया जाता है? एक्टिव, और उसको अपने एडप्ट मतलब बॉडी में एडप्ट कर जाए, इसीलिए उसको हल्के हल्के क्या किया जाता है? उसके लायक बनाया जाता है। तो इसलिए अब काफी प्रोसीजर आ गए हैं जिससे किडनी ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा आसान है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले जो तुम्हारा क्या है? रीनल कैल्कुलाई। ये क्या होता है? स्टोन। ये आजकल बहुत हो रहा है किडनी स्टोन। मुझे लगा यहाँ किसी बच्चे को है क्या? है तो नहीं किसी को? अरे उसमें क्या है? उसमें ऐसा नाम जरूर गलत पूछ रहा हूँ, है किसी को क्या? तो सही है बेटा। ये क्या होता है? आप लोग ये बनता है तो ऑक्जेलिक एसिड से। किससे बनता है? और एक जिन चीजों में ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा हो उनको नहीं खाना चाहिए। टमाटर में बहुत होता है, बैगन में भी होता है। दूसरा, अच्छा कोई ऐसा नहीं समझता कि टमाटर की बीज से हो जाती है? बीज से तो ना होती है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, उससे होती है। तुम लोग के अंदर बीज पता नहीं पर उड़ जाता है।
ऐसे कैसे जाएगा? इसके बीच में ये बताओ, ये गधो, अब तो तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ये बताओ वो बीज ब्लड में एब्जॉर्ब कैसे हो जाएंगे? और जब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो किडनी में कैसे जाएंगे? उसमें क्या होता है, बीज से नहीं होती। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बीज खाने से क्या होती है, पथरी हो जाती है। ऐसा सुनना बेटा कि तुम्हारे अब अगर बीज से पथरी होती तो पता है कहाँ होती? स्टमक में होती, तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में होती, यहाँ होती पथरी। तुम्हारे और होती कहाँ है पथरी? या तो होती है पैनक्रियास में, एक होती है किडनी में, दो जगह होती है। तो बीज खाने से नहीं होती है। उन जिन चीजों में जैसे पालक खाने से पथरी नहीं होती, क्या होती तो है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन लेवल होता है। चीकू खाने से होती है, उसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एसिड होता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन, देखो थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है, ध्यान रखना, लेकिन जिसमें ज्यादा होता है उसे नहीं खाना चाहिए। सही है? देखो यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है स्टोन और इनसॉल्युबल मास। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल मास होता है। अब ऐसा नहीं ये वाला पत्थर होता है, वो ऐसा होता है कि सॉल्युबल नहीं होगा, खुलेगा नहीं। सही है? और अगले कह रहा है क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, जिसमें जो ब्रैकेट लगा है ऑक्जेलेट फॉर्म विद इन द किडनी। जब किडनी बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पथरी। क्या बोलते हैं? पथरी, स्टोन। समझ गए हम लोग? ठीक। अगले कह रहा है बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब ही नाम से पता लग रहा है, नेफ जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर रीजन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग टाइप है, कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाली डिजीज। समझ गए हम लोग? तो इसके डिसऑर्डर हो गए और ये चैप्टर खत्म भी हो गया। आप लोग आज इसके क्वेश्चन लगाना अच्छे से, और किसी भी डाउट हो तो मुझसे आप लोग बेटा क्वेश्चन के डाउट भेजा करो और मैं आपको तो रिप्लाई दे दूंगा व्हाट्सएप पे। आज इनने भेजा था ये क्वेश्चन, आरती देवी ने, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे बच्चों को प्रेरणा तो मिल जाए थोड़ी बहुत देखने बैठे। एक बात और ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, या तुम्हारा कोई भाई है या कोई सिस्टर है या तुम पेरेंट्स हो, तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं तो नहीं बता रहा हूँ, तुम हमेशा ध्यान रखना जितना तुम किसी बच्चे को तो उसकी गलतियां गिनाओगे कंपेयर टू उनकी अच्छाइयां गिनाओ तो वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा। जैसे कोई बच्चा है, तुम्हारा भाई है, तुम उसकी कमियां ही निकाले पड़े हो कि तू ये करता है, तू वो करता है, तू ऐसा है वैसा है, तो वो तुमसे थोड़ी देर बाद घृणा करने लगेगा, सोचेगा इसका काम यही है और कमियां ही निकालना। और अगर वो उसकी कमियां निकाले, क्या निकाले? अच्छाइयां। कि तुम तो मतलब ये काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब वो क्या होता है, उससे उसके अंदर एक फील आता है कि उस काम को करने से मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर मैं उससे कहूँगा तुम तो बहुत बेकार हो पढ़ने में, तो बेटा उसका मतलब ये होगा कि उसे खुद से लगेगा मैं बेकार हूँ, सर कह रहे हैं। तो अगर तुम नंबर कमा रहे हो तो तुम ये बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो, मेहनत करते रहो बस खाली, तो उसे मेहनत करने में एक मजा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं सबकी अच्छाइयाँ बताता हूँ, ना किसी की बुराइयाँ, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बेटा सब लोग किसी को डाउट हुआ करें बायोलॉजी में, कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद मैं उसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन तब करोगे ना दबाओ क्वेश्चन, बात तो ये भी है। अब हम लगाते नहीं क्वेश्चन तो करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे तो आपको डाउट होंगे, और डाउट होंगे तो आप लोग मुझसे पूछोगे। और मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि बायोलॉजी में आपका कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा जब तक आप लोग अगर मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो तो, सही है। और आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, हालांकि आप लोग सीपीएमटी वाले छोड़ दिया करो। और मैंने एक बात और बताई थी, जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है वो भी छोड़ दो, सही है। अगर एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ भी जाए नीट में तो वो छोड़ देना, बात खत्म। क्यों हम दोगुना पढ़े, जब हमें बता दिया है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे सारे, और दो क्वेश्चन के लिए अगर मुझे डबल एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही तो क्या फायदा है, मैं छोड़ दूंगा वो दो क्वेश्चन, 98 तो करूंगा, वो सॉरी 88 तो करूंगा। तो मैंने कहा था एनसीईआरटी फोकस करो, आपके सारे 90 क्वेश्चन 90 यहीं से आएंगे, ठीक है। और बकाया किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, और क्लास तो मैं अब चल लूंगा। हाँ वो दिखाऊंगा, तो पहले क्यों नहीं बताया, बातें कर रहा था हीमोडायलिसिस ना, यूट्यूब का यहाँ पे यूट्यूब है, ये बीएससी का करता है। अरे मैं क्रोम को रुक जाओ, पहले ऐसे कर दिया करो, जिससे हीमोडायलिसिस की जगह और कितना चल रहा है, हीमो बेटा सही हीमोडायलिसिस दिखाए ना तुम्हें कोई अच्छी, ये क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, शॉर्ट वीडियो नहीं,
ये वो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं? सही है ये वाला हाँ चल रहा है ये दिखाऊं दो सा दिखा दीजिए पहले एक चला रहे हैं हाँ सर ऊपर वाले दिखा ये वाला चलो आवाज सही है इसकी रोहित शर्मा आ गया ऐड भी संस्कारी आने चाहिए ना वरना वीडियो चल रहा है चलो Dialysis. Dialysis is a process through which waste products are artificially removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning ये तुम्हारा क्या kidney. है किडनी ये तो है In a healthy kidney, waste products, ये दिखा तो होंगे आप excess fluids, and electrolytes such as sodium and potassium are removed from the body. आप लोग सब समझ रहे हो यूरेटर है सही है यूरेटर के थ्रू क्या जा रहा है In the case of kidney disease, the loss of kidney function results in the increased accumulation of excess waste, toxins, ये or blue वाली बताओ क्या है बेटा? thereby Artery and veins. causing other complications वेन such as और रेड वाली क्या है hypertension, आर्टरी heart failure, pulmonary edema, metabolic acidosis, and hyperkalemia. Dialysis is performed in the following situations. 1. पहला क्या है एक्यूट किडनी फेलियर ठीक है अगर किडनी फेल जाती है तब क्या होता है Or 2. To remove drugs or poisons ये from ड्रग्स the वगैरह body. बॉडी से रिमूव करना हो सही है ब्लड से तब भी ऐसा हो Dialysis सकता could है be of 2 types. 1. Hemodialysis. 2. Peritoneal dialysis. Hemodialysis. This is done with the aid of a dialyzer, which is a machine present outside the body, which removes the toxic substances from the blood. A vascular access site is created by first numbing the area with local anesthesia and creating an arteriovenous बिल्कुल गाने graft का मजा आ रहा है बस by connecting one of the arteries with a vein with the help of a plastic tube, or an arteriovenous fistula by directly connecting one of the arteries with a vein. Once the graft or fistula has healed, ये क्या है आर्टरी वेन ठीक hemodialysis है could be performed for the patient. At the start of the process, 2 needles are inserted ये into the जगह नहीं एक आर्टरी fistula वाली है or एक वेन्स graft, वाली ठीक है allowing a circuit to be बढ़ा set है। up with the dialyzer. और इस मशीन में क्या हुआ Blood flows out of the ये जगह body remove into हो the जाएगा। dialyzer, which consists of filtering fibers that remove waste products and excess fluid from the blood, and a dialysate, which acts as an absorbent solution for undesirable substances in the blood. Blood purified in this manner is returned to the body through the tubing अब into the प्यूरिफाई हो जाएगा तो कहाँ चला secondary जाएगा फिर से at उसी the में जाता access रहेगा ठीक है site. बॉडी में ही बने When the hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed and the patient is allowed to return home. Peritoneal dialysis is done using the peritoneal lining of the abdomen without the external removal of blood from the body. A soft catheter is first inserted into the abdomen near the belly button, creating a port through which the dialysate can enter or leave the abdomen. Each session of the peritoneal dialysis is known as an exchange. The abdominal cavity is first filled with the dialysate using the catheter for a period of time determined by the doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and excess fluid are continuously drawn out of the blood वो है भाई into the dialysate. प्रोसेस दूसरी है खाली ये यहाँ से निकालता हूँ एलिमेंट Drains निकालना into a है disposable collection bag, आर्टरी drawing वेन the निकालना है ठीक है exchange. और कुछ देखोगे गाने देखोगे नहीं 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 बता दो नहीं नहीं और देखो एक का नहीं
As a USP expert volunteer, I help solve complex medication challenges. Join me. मैं को ये समाचार कहाँ से मिलेंगे? Many factors like kidneys reduce the activity चलो of बेटा समझ गए हम लोग। हीमोडायलिसिस क्या होता है? एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है, यूरिया को रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। चलो इसके बाद कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। और सभी लोग बेटा नए चैप्टर स्टार्ट होगा जरूर आया करो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड, जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और सारे सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। मसल्स और बोन्स के बारे में, ठीक है। सर आज केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास की क्लास केमिस्ट्री क्या है? सिलेबस तो भेजते हैं, क्या? सिलेबस नहीं भेजते हैं, सिलेबस नहीं। चलो मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग।